नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश के ऐतिहासिक टैक्स सुधार की दिशा में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये टैक्स के मोर्चे पर सुधार का एक बड़ा कदम माना गया है। जीएसटी में केंद्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 तरह के करों को समाहित किया गया है। जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्स की दरों में कटौती हुई और टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पिछले 4 वर्षों में करदाताओं का आधार 66,25,000 से लगभग दुगना होकर 1,28,00,000 हो गया है। जीएसटी के तहत दरें कम होने से कर अनुपालन बढ़ा है और जीएसटी राजस्व में धीरे धीरे इस दौरान वृद्धि होती रही। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। टैक्स की दरों में कटौती हुई है। लगातार ये 8वां महीना होगा जब जीएसटी राजस्व वसूली 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व संग्रह देखा गया। वहीं मई 2021 की राजस्व वसूली पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व वसूली से 65% अधिक है। अधिकांश राज्यों में कोविड महामारी के कारण सख्त लॉकडाउन जारी होने के बावजूद जीएसटी राजस्व वसूली में ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। जीएसटी के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 54,000 से अधिक करदाताओं की पहचान करके उन्हें सम्मानित भी किया गया है। देश देशांतर में आज बात जीएसटी के 4 साल के सफर और आगे की राह पर, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ हैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी। साथ ही मेरे साथ है ए.के. भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर, बिजनेस स्टैंडर्ड। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर पाठक, आपसे शुरुआत करूंगी। और जीएसटी को लागू करने के पीछे हम एक तरह से देखें तो 5 मकसद माने जा रहे थे मूल रूप से: महंगाई पर लगाम, अनुपालन बोझ कम करना, टैक्स चोरी पर लगाम, जीडीपी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन बढ़ाना। ये तमाम मकसद थे जो जीएसटी के पीछे माने जा रहे थे। जिस मकसद से शुरुआत की गई, काफी रुकावटों के बाद, काफी इंतजार के बाद जीएसटी की शुरुआत हुई। आज 4 साल का ये जो सफर है, क्या ये सही दिशा में है? इसे आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीएसटी हमारे लिए मील का एक पत्थर साबित हुआ। भारत की जो अर्थव्यवस्था को जो मजबूती लाने का स्वप्न सबने देखा था, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था ये। आज 4 साल हो गए और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, जो न सिर्फ टैक्स कलेक्शन एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी प्रारूप में आ गया है, बल्कि जिस प्रकार से पूरे भारत में एक देश एक टैक्स का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो नारा था शुरू में, आज उसको करीब करीब अचीव कर लिया गया है। ये जो अगर ये बीच में जो 1.5 साल से हम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और ये स्थिति अगर नहीं बनती तो 1 लाख करोड़ का जो एक समय 2017 में मुझे याद है जो एक टारगेट रहा करता था, आज वो टारगेट बहुत आसानी से क्रॉस हो जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, अप्रैल में कलेक्शन 1,41,000 करोड़ था, 1,41,000 करोड़ प्लस था। पिछले महीने भी ये इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन 1 लाख करोड़ से ज्यादा था, डिस्पाइट द जो कोरोना की परेशानियां चल रही हैं। और इन सब के अलावा जो व्यापार, मेनली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको जो व्यापार में सहूलियत हुई है, उनको जो व्यापार में काम करने में, स्पेशली एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल ढुलाई में, माल का आदान प्रदान करने में, सामान के जाने में, केवल सामान नहीं, इवन सेवाओं के, इवन फॉर सर्विसेज, वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज उस परिवर्तन की बुनियाद पे जो हमारा सपना है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के पटल पर उभरे और विश्व पटल पर उभर रहा है, और उसके साथ हमारा टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत सेटिस्फैक्टरी स्वरूप में बढ़ रहा है। और ये एक सारे इस बैकग्राउंड के पीछे देखें कि ये हमारे एक राज्यों और सेंटर का एक साझा कदम है।
ये हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीता जागता बहुत मजबूत एग्जाम्पल है। तो इन सब को देखते हुए हमारे लिए आज एक बहुत सेलिब्रेशन का दिन है। हमारे लिए एक बहुत ऐसा अवसर है कि जो मेहनत लोगों ने की थी इस जीएसटी को लाने के लिए 2017 के पहले, वो सारा साकार लग रहा है। और जो व्यापार करने में आसान हुआ है, और जो टैक्स कलेक्शन सेटिस्फैक्टरी रूप में राज्यों के लिए और स्टेट और सेंटर दोनों के लिए बढ़ा है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल। भट्टाचार्य सर, हम जानते हैं कि कोई भी सुधार रहा हो भारत जैसे देश में, उसमें अड़चनें भी काफ़ी आई हैं, वो बहुत स्मूथ तरीके से नहीं आगे बढ़ा है। यही हमने जीएसटी में भी देखा। लेकिन बावजूद उसके ये कर सुधार की दिशा में आगे हम बढ़े हैं। आपकी नज़र में कौन कौन सी मुश्किलें, ये 4 साल का सफ़र आपकी नज़र में कैसा रहा? कौन सी मुश्किलें, कौन सी पेचीदगियां हैं जो सामने आई, फिर उनका रास्ता भी निकाला गया? और क्या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों को या इस प्रोसेस को जीएसटी के जरिए और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? देखिए, ये जो जीएसटी आने में करीबन 15 साल लगे। तो अगर आप देखें कि 2002 में इसका शुरुआती दौर में डिस्कशन चर्चा चली, और अगर आप उससे पहले भी देखें तो 1993 में जो अमरीश बागची का रिपोर्ट था, उसका बेस था, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सुधार है के लिए एक भारतीय अर्थनीति करीबन 30 साल की ने इसका वेट। मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अप्रत्यक्ष करके में आप देखिए तो ये सबसे बड़ा देश में टैक्सेशन का सुधार का एक उदाहरण है। पर जैसे आपने कहा कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में अड़चनें आई, पहली जो अड़चन जो मैं समझता हूँ वो जीएसटी की अड़चन नहीं है। जीएसटी के आने के बाद ही हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर में थोड़ी बहुत कमी आई, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा बहुत अगले से 17 के जुलाई से अगर आप देखें तो इकोनॉमी की जो आर्थिक जो पहिया जो थी वो चक्कर का जो था वो जरा आस्ते आस्ते चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो जीएसटी के सुधार और उसका इफेक्टिवनेस का जो आंकलन वो आर्थिक दर में धीमी गति का आना वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो ये है कि जो जीएसटी का जो रेट्स का रैशनलाइजेशन का जो एजेंडा जो था वो मैं समझता हूँ इलेक्शन कहिए या इलेक्शन कहिए, वो रैशनलाइजेशन का जो एजेंडा वो अधूरा रहा। तो एक तरफ आपने एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और कॉम्पेंस स्टेट्स को हमने इंक्लूड किया कि 14% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा अगले 5 साल में, पर उनका ग्रोथ हुआ है 11-11.5% का। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट सोचा था हमने 14 से 13% होगा, एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ आया है 11.5%। हमारी जो चैलेंजेस जो आई है वो दो तरह से आई है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दूसरा है तो टैक्सेशन रेट्स की तो रैशनलाइजेशन का जो एक प्रॉमिस था जीएसटी, वो रैशनलाइजेशन सिर्फ एक तरफा रहा। ऊपर सिर्फ एक आइटम के जगह, तो मोबाइल फोन के जगह ऑलमोस्ट सारे जो रेट्स हमने कम कर दिए। उससे क्या हो गया है कि ओवरऑल तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी टू जीडीपी रेशियो में एक्चुअली कमी आई है, हालांकि जीएसटी की कवरेज बढ़ी है। तो जो टैक्स करदाता जो है की संख्या बढ़ी है। और ये दो चीजों के लिए मैं समझता हूँ, एक तो है जो आर्थिक गति में धीमापन, उसके बाद कोविड का चपेट, और तीसरा जो हमारी रेट रैशनलाइजेशन में कमी, सबसे ज्यादा कमी आई वो जो दिसंबर 2018 में एक साथ करीबन 20 से 25 आइटम बड़े आइटम तो रेट को कम कर देना। इससे मैं समझता हूँ जो जीएसटी कलेक्शन और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आना एक बहुत बड़ा चेंज रहा। अगर आप अगले 4 साल में देखें तो क्या क्या बड़ी बड़ी चैलेंज है। मैं समझता हूँ तो रेट्स की जो कमी हुई है, रेट्स को रैशनलाइज करना चाहिए। जो 12% का रेट जो है थोड़ा बढ़ाकर और आगे का 28% का रेट को थोड़ा घटाकर इकोनॉमी में, अर्थनीति में किस तरह से एक स्टिमुलस पैदा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज
बिल्कुल जीएसटी का भट्टाचार्य सर, कवरेज माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोकूंगी। आगे के चैलेंजेस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी और डिटेल में बात करूंगी कि आगे की राह क्या दिख रही है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और डॉक्टर पाठक के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर पाठक, अभी हम देखें तो मोटे तौर पर मैं इसको समझूं, क्योंकि हम 4 साल के सफर की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी के आगमन से जो राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति है उस पर हम क्या माने, किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है फिलहाल मोटे तौर पर? देखिए, राज्य सरकार के टैक्स कलेक्शंस में भी जो 2017 के प्री कंडीशंस रही हैं, जिसमें वैट था और ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज थी, एंटरटेनमेंट टैक्स था, उससे डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। उस बेस को इस बेस के साथ अभी फिलहाल एग्जैक्ट कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। उसके एग्जैक्टली डेटा मेरे पास अभी नहीं है ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा सुधार रहा। तो इन जनरल अगर हमारी इकोनॉमी इसके साथ बढ़ती है तो उसका फायदा राज्य सरकार को भी परकोलेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी परकोलेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी परकोलेट करेगा। जो हमारे व्यापारी हैं, अगर उनको सहूलियत हो रही है, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहूलियत हो रही है, अगर हमारे सर्विसेज सेक्टर को सहूलियत हो रही है, तो ये एक उसकी ये उसका बाई प्रोडक्ट है कि अपने आप टैक्स कलेक्शंस बढ़ना है। देखिए, टैक्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। टैक्स एक एसेंशियल पर्पस नहीं है। व्यापारी बिजनेस अपने लिए करता है। अगर उसका व्यापार बढ़ता है, उसका व्यापार अगर कॉम्पिटिटिव होता है, उसका व्यापार उसको अगर ग्लोबल कंपटीशन में सर्वाइवल उसकी अच्छे से होती है और उसका टर्नओवर बढ़ता है, मार्केट कैप बढ़ता है, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि टैक्स कलेक्शन दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ना ही है, इसमें कहीं है। इश्यूज है लास्ट 4 साल में, करीब 1.5 साल से तो हम अभी कोरोना के इशू से जूझ रहे हैं, बट जिस प्रकार से हम व्यापारियों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से छोटे बड़े मंझले हर तरह के व्यापारियों से जब बात होती है, तो अब सब लोगों ने इस सुधार के प्रति सबका एक बहुत ही आशावादी सोच है। सब बहुत इससे सेटिस्फाइड हैं। सब एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर को लेके चल रहे हैं। मैं जरूर इस बात को मानूंगा कि इनिशियली 2-3 महीने 6 महीने कुछ टीदिंग ट्रबल्स रही जीएसटी में, बट उनको इतने सूझबूझ के साथ हमारे व्यापारी भाइयों के और विभाग के सबके मिलजुल के स्टेट सेंटर जीएसटी काउंसिल ने बहुत ही मैच्योरली उन सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया, उन कंसर्न्स को सुधारा। इसमें जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, कुछ अभी भी टैक्सेशन रेट को लेके इश्यूज हैं, वो इश्यूज हमेशा रहेंगी, बट उन इश्यूज के प्रति जीएसटी काउंसिल का हमेशा से रवैया ऐसा रहा है कि बैठ के बात करेंगे, बैठ के समझेंगे, संवाद रहेगा और स्टेट्स की भी जो व्यू रहेंगी वो काउंसिल में रहती है, जो सेंटर की भी व्यू रहती है वो भी काउंसिल में आती है। तो इन सबका रिजल्ट ये आया कि जो हमारे व्यापार जगत के लोग हैं, वो बहुत ही आशावादी हो गए हैं। वो बहुत ही जब उनको हम पुराने दिनों की बात करते हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज से जुड़ी समस्याएं होती थी या वैट से जुड़ी समस्याएं होती थी, तो उसके कंपैरिजन में आज आप खुद देख रहे हैं टैक्स बेस 4 साल में डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल टैक्स बेस। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टैक्स बेस डबल करने में हमें पता है कितनी मुश्किलें होती थी पहले। तो ये अपने आप नहीं होता, ये तभी होता है जब व्यापारी को व्यापार करना आसान महसूस होता है। और इस ग्लोबल कंपटीशन के दौर में ये एक ऐसा स्टेप है जो हमारे इंडियन बिजनेस को ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव कर देगा। देखिए भट्टाचार्य सर, जिस तरह से आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे, आगे की राह की बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी इसमें अब आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं। और जैसे मैंने अभी डॉक्टर पाठक से भी पूछा कि इससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं और क्या ये उपभोक्ताओं और करदाताओं दोनों के अनुकूल फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए, करदाताओं की बात अगर कहें हम, तो मैं समझता हूँ जीएसटी जो प्रोसीड्यूरली एक बार इम्प्रूव ऑप्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी में जिस तरह से सुधार किया गया है वो सुधार पहले ही हो सकता था, जीएसटी फॉर्मेट नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कर की चोरी पहले होती थी
वो कर की चोरी में बहुत कमी आई है, क्योंकि जो इवेशन जो होता था, वो इवेशन कवरेज जो ई इनवॉइसिंग सिस्टम में आकर अटक गया है। मतलब ये एक इम्प्रूवमेंट है। मैं समझता हूँ ये टैक्स इवेजन का जो कंट्रोल करने का एजेंडा था जीएसटी में, मैं समझता हूँ काफी हद तक जो बायंसी, टैक्स बायंसी देख रहे हैं आप, अप्रैल में जो 1.4 लाख करोड़ का जो 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 रेवेन्यू आए हैं, में काफी हद तक ये रेवेन्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार, कवरेज के अनुसार, बहुत रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ गए हैं, ये बिल्स आ गए हैं, इनवॉइसिंग सिस्टम आ गया कि 50,000 रुपए की एनी ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन में आपको इनवॉइसिंग की जरूरत है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि टैक्स कवरेज बढ़ गया है, टैक्स बेस बढ़ गया है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसी से सस्टेन होगा। और जो चैलेंजेस जो आएंगी, वो चैलेंजेस आएंगी दो तरह से। एक तो जैसे मैंने, तो इस तरह से आप पेट्रोल और डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल को कवरेज में लाएंगे कि एट सम पॉइंट जीएसटी आपका अधूरा रहेगा जब तक आप पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो हमारी अर्थनीति में काफी अच्छा एक बहुत बड़ा हिस्सा लेती है ट्रांजैक्शन। और जो व्यापारी जो है वो पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि वो जीएसटी के बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार की खजाने की जरूरत से कि किस तरह से इस सुधार को हम पेट्रोल एंड डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक पॉजिटिव चैलेंज है। मतलब एनी सच लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ऐसे चैलेंज आता है। दूसरा जो चैलेंज आएगा वो है कॉम्पेंसेशन सेस। इस वक्त सरकार बहुत सारे ऐसे आइटम है 28% वाले ये कॉम्पेंसेशन सेस, तो स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो जब ये कॉम्पेंसेशन सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं मानता हूँ जीएसटी का जो एक स्टिमुलस जो आएगा वो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस होगा, अर्थनीति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर ये जल्दी आ सकता है, ये ऑलरेडी 2022 तक इसको हमने एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो कोविड के लिए, कोविड में जो एक कब तक कॉम्पिटिशन लगा रहेगा और किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, किस तरह से इसको फेज आउट किया जाएगा, मैं समझता हूँ ये दो चीज, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल किस तरह से लाएंगे और किस तरह से आप कॉम्पेंसेशन सेस को टैकल करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को आपको 11.5% से लेकर 14% तक ले जाना पड़ेगा, अभी आपकी पोटेंशियल जो है वो हम पूरी तरह से रियलाइज कर सकेंगे। ठीक है भट्टाचार्य सर। डॉक्टर पाठक, दो जो बड़ी बातें चैलेंजेस को लेकर अभी भट्टाचार्य सर ने कही हैं, उन पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। जाहिर तौर पर जो पेट्रोल, डीजल, शराब जैसी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से अलग रखा गया, और अलग अलग राय भी इसे लेकर हमें मिलती रही। कई, एक बहस का मुद्दा एक तरह से रहा है, कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए, तो इसे लेकर स्थिति आगे क्या हो सकती है। और दूसरा, कंपनसेशन सेस को लेकर इसे टैकल करने की बात जैसे भी भट्टाचार्य सर ने कही, क्या आप इसे एक चैलेंज मानते हैं आगे? बिल्कुल। देखिए, जीएसटी आगे भी हमेशा के कोई किसी भी एक टैक्स प्रणाली की तरह एक चैलेंज रहेगा। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो एविएशन फ्यूल्स हैं, ये शुरू से इस पे चर्चा हो रही है कि इनको जीएसटी के दायरे में लाना है। ये कब लाना है, ये निर्णय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी काउंसिल समय के हिसाब से लेगी। बिकॉज पेट्रोलियम एक दोनों राज्य सरकारों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी एक टैक्स का बड़ा सोर्स है। उसको कब लाना है, ये निर्णय जीएसटी के प्रोग्रेस और भी बहुत सी चीजों को पर ध्यान देने के बाद लिया जाएगा उचित समय आने पर। उसके ऊपर मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ये कब लिया जाएगा या कब कितनी जल्दी लिया जा सकता है, बट समय समय पर जीएसटी काउंसिल इस पर विचार विमर्श करता है, इस पर चिंतन करता है, और मैं समझता हूं कि उचित समय आने पर इस पे वो निर्णय लेगी। और जहां तक कॉम्पेंसेशन सेस का सवाल है, जो राज्यों को दिया इसके ऊपर से दिया जा रहा है, वो भी समय समय पर डिस्बर्स हो रहा है। थोड़ा ये लास्ट 1.5 साल, जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक की वजह से जो एक जो ग्रोथ था और जिसकी वजह से सेस डिस्बर्स हो रहे थे, वो उसमें थोड़ी दिक्कतें आई हैं। बट जैसे हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ जाएगी, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है और जो टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स बॉयंसी है और जो टैक्स बेस सारा नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा पोस्ट कोविड,
आई एम श्योर कि जो सारे जो कमिटमेंट्स थे वो सारे एक ऑप्टिमल लेवल पर आ जाएंगे। जो 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 चेंजेस हैं, इट्स जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस हैं, जो जीएसटीएन के चेंजेस हैं, इसमें समय समय पर व्यापारी बंधुओं को कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। हमारी उनसे रेगुलर संवाद रहती है, हमारी रेगुलर हम उसको उनके इश्यूज को जीएसटीएन को फ्लैग भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि ये इश्यूज आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसको एड्रेस भी किया जाता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक ऐसा नहीं है कि एक बार ये बना दिया गया सो इट्स कार्व्ड इन अ स्टोन। बिल्कुल नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये समय के साथ इसमें जो भी परिवर्तन होता है, समय के साथ जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को पूरी शिद्दत के साथ सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें व्यापारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं, डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके जो जीएसटीएन हैं, ये सारे मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक स्टेट एक्साइज को इसमें लाने का है, वो निर्णय भी जीएसटी काउंसिल उचित समय पे लेगी। उस पे अभी भी कुछ कहना या उसके बारे में कोई टाइमलाइन ड्रॉ करना ये अभी शायद संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। भट्टाचार्य सर, कोविड की चुनौती है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस चुनौती को झेल रही है। क्या आपकी नज़र में इस पीरियड ने भी, क्योंकि ट्रांजिशन का एक तरह से पीरियड है और सुधार जो है वो आगे बढ़ रहा है, जैसा हमें अभी पाठक सर ने भी कहा कि जीएसटी काउंसिल जो है वो लगातार और ज़्यादा मंथन कर रही है और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की आगे कोशिश और की जाएगी। क्या आपकी नज़र में लगता है कि इस कोविड के पीरियड ने क्या हमें टैक्स और जीएसटी को लेकर भी कुछ संकेत दिए हैं क्या, जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, दो चीज मैं समझता हूँ हमें नजर रखना चाहिए इसके बारे में। पहली बात तो यह है कि जो कोविड के टाइम में मैं समझता हूँ जीएसटी का एक बहुत बड़ा एक सुधार आया है। वो सुधार ये है कि टेक्नोलॉजी का और भी प्रकृष्ट रूप से इस्तेमाल, और जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ई इनवॉइसिंग का इंट्रोडक्शन, जिससे कि टैक्स एवेजन और कर चोरी की जो बात जो मैंने पहले भी जिक्र की, कंट्रोल में लाना एक बहुत बड़ा है। कि कोविड के टाइम में इसको लाना, मैं एक मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है जीएसटी व्यवस्था के लिए। और दूसरा जो है, तो जीएसटी तो रेट्स जो है वो बहुत सारे कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट जो है, उनमें एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस रिडक्शन की बात भी की गई है। क्योंकि जीएसटी रेट्स में क्या होता है कि और उसमें काफी एक अड़चन भी पैदा हो गया था, क्योंकि लोग समझते थे कि अगर जीएसटी में आप दाम घटा दें तो व्यापारी के लिए अच्छा होगा। पर जीएसटी रेट में ऐसा है कि सेट ऑफ के लिए अगर जीएसटी रेट में आप घटा दें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सेट ऑफ कम हो जाता है। तो इसीलिए जो जीएसटी रेट है वो एक रिफाइंड सिस्टम है। और मैं समझता हूँ कोविड के टाइम में दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप देखें जीएसटी का कलेक्शन का ग्रोथ रेट कोविड के जमाने में और जीएसटी का ग्रोथ रेट कोविड के पहले जमाने में, एवरेज मंथली कलेक्शंस ऑफ जीएसटी प्री कोविड टाइम वाज 95,000 करोड़ पर मंथ। अब हमने देखा है कि कोविड के टाइम में ये बढ़कर पिछले 8 महीने तक 1 लाख करोड़ एवरेज मंथली आया है ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड के टाइम में हालांकि और किसी कर व्यवस्था जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स में कमी आई है, और जीएसटी में उतनी ज्यादा कमी नहीं आई है। इसका प्रधान कारण ये है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है और सिलेक्टिव इंटरवेंशन भी हुआ है। पर मैंने जैसे कहा कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस अभी भी काफी हैं। रेट रैशनलाइजेशन, पेट्रोल डीजल और कॉम्पेंसेशन सेस, वो जैसे पाठक साहब ने भी कहा कि वो तो समय में देखेंगे कैसे करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ही पूरा हो गया है कि भट्टाचार्य सर आपका, डॉक्टर यशोवर्धन पाठक, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो जीएसटी का 4 साल का सफर है वो कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। और मोटे तौर पर इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर जो समग्र कर का बोझ है उसमें कमी जरूर लाई है। और पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में भी हम जो लगातार देख रहे हैं वो इजाफा हो रहा है। कोविड की चुनौतियों के बीच भी इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन तमाम चुनौतियां अब भी कायम है जो इस चर्चा से निकल कर आया है। खासतौर से जो कंपनसेशन सेस है, इसे लेकर आगे क्या राय होगी और कैसे इसे टैकल किया जाएगा। पेट्रोल डीजल जैसी वस्तुएं जो जीएसटी
के दायरे में से अभी बाहर हैं, उन्हें जीएसटी के दायरे में लाना, राज्यों की क्षतिपूर्ति का मामला, कंपनसेशन का मामला, टैक्स चोरी रोकना, कारोबारियों को सहूलियत देना और कई सेवा और वस्तुओं पर टैक्स घटाना, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं जिन पर नजर होगी कि आगे इस पर क्या राह रह सकती है। इसी के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।